पड़ोसी के घर का बेटा बबल टी पीते वक्त उसमें पड़ी पर्ल गले में अटक बैठा। उसकी सांस रुकने लगी और देखते ही देखते वो दम घुटने से मरने वाला था। मैंने तुरंत हैमलिक मैन्यूवर यूज करके उसके गले में फंसी पर्ल बाहर निकाल दी और उसकी जान बचा ली। लेकिन बाद में उसके माँ बाप ने उल्टा मुझसे ही मुआवजा मांग लिया। उनका कहना था कि बच्चा तो सिर्फ हल्का सा चोक हुआ था, लेकिन मैंने इतनी जोर से दबाया कि उसकी पसली टूट गई। ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन का खर्चा मिलाकर उन्होंने मुझसे 1 लाख युआन देने की डिमांड कर दी। जब मैंने इसका विरोध किया तो बहस शुरू हो गई और उसी बहस के दौरान उन्होंने मुझे बिल्डिंग से नीचे धक्का दे दिया। मैं वहीं स्पॉट पर मर गया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं उसी दिन वापस आ चुका था जिस दिन मेरी पड़ोसन झांग यारू अपने बेटे के लिए बबल टी लेकर आई थी। मैं वैसे तो कभी गेम नहीं खेलता था, लेकिन उस दिन मैंने हेडफोन्स पहने हुए थे और पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ वॉइस चैट पर गेम खेल रहा था। तभी मेरे दरवाजे पर जोर जोर से नॉकिंग होने लगी। बचाओ, शाओलिन घर पर हो, जल्दी मेरे बेटे को बचा लो। 1 बार, 2 बार, 3 बार उसकी आवाज रोते रोते भर आई, लेकिन मैंने गेम की वॉल्यूम और बढ़ा दी और अपने दोस्तों के साथ आराम से गेम खेलता रहा। कंप्यूटर के दूसरी तरफ मेरा दोस्त बोला, यार तुम्हारे घर की तरफ से इतनी जोर जोर की नॉकिंग की आवाज क्यों आ रही है? मैंने बिल्कुल शांत होकर जवाब दिया, अरे नहीं, तुमने गलत सुना होगा। ये कहकर मैंने गेम में अपना इक्विपमेंट खरीदा, वॉल्यूम और बढ़ा दी और दोस्तों के साथ बातें करता रहा। दरवाजा खोलने का मेरा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि बाहर दरवाजा पीटने वाली मेरी पड़ोसन झांग यारू है और वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। और मुझे ये सब इसलिए पता था क्योंकि मैं दोबारा जन्म ले चुका था। पिछले जन्म में भी इसी वक्त मैं ड्राइंग रूम में टीवी देख रहा था, तभी किसी ने घबराहट में दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। बचाओ, शाओलिन घर पर हो, प्लीज मेरे बेटे को बचा लो। मैं तुरंत दरवाजा खोलकर बाहर निकला। सामने 5 साल का हाव हाव था। उसका चेहरा काला पड़ चुका था। वो अपना सीना पकड़कर मुश्किल से सांस ले रहा था। एक नजर में ही मुझे समझ आ गया कि उसकी सांस की नली में कोई चीज अटक गई है और वो सफोकेशन का शिकार हो गया है। मैंने तुरंत हाव हाव को गोद में उठाया और उस पर हैमलिक मैन्यूवर लगाना शुरू कर दिया। साथ ही झांग यारू से कहा कि तुरंत एम्बुलेंस को फोन करे। हाव हाव सिर्फ 5 साल का था, लेकिन उसका शरीर काफी भारी था। उसका वेट 80 जिन से भी ज्यादा था और उसके पेट पर काफी चर्बी थी, इसलिए मुझे आर्म से कहीं ज्यादा फोर्स लगानी पड़ी। ऐसी इमरजेंसी में हर 1 सेकंड बहुत कीमती होता है। 1 सेकंड की देरी भी उसकी जान ले सकती थी। मैं दांत भींचकर पूरी ताकत लगा रहा था। मेरे माथे से पसीना बह रहा था और हाव हाव लगातार तड़प रहा था। आखिर मेरी लगातार कोशिश के बाद उसने जोर से खांसा और उसके गले से कई बड़ी बड़ी पल्स बाहर आ गई। उसके चेहरे का रंग तुरंत वापस आ गया। इसी वक्त एम्बुलेंस भी पहुंच गई। हाव हाव की जान बच गई। झांग यारू अपने रोते हुए बेटे को गले लगाकर बार बार मेरा शुक्रिया अदा करने लगी। मुझे लगा सब कुछ यहीं खत्म हो गया, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये तो मेरी जिंदगी के सबसे बड़े नाइटमेयर की शुरुआत थी। उसी रात झांग यारू के पिता मेडिकल रिपोर्ट लेकर मेरे घर आ गए। शाओलिन, हाव हाव के इलाज का खर्चा तुम भर दो। मैं हैरान रह गया, कौन सा इलाज? झांग यारू ने गुस्से में मेडिकल रिपोर्ट मेरे ऊपर फेंकते हुए कहा, हाव हाव तो सिर्फ थोड़ा सा चोक हुआ था, इतनी जोर से दबाने की क्या जरूरत थी? तुमने उसकी पसली तोड़ दी। आखिर तुम्हारे मन में था क्या? एक छोटे बच्चे के साथ इतनी बेरहमी? सिर्फ पीठ पर 2 थप्पड़ मार देते तो भी काम हो जाता, लेकिन तुमने उसका सीना जोर से दबा दिया। मैंने इंटरनेट पर पढ़ा है कि आजकल के यंग लोग बच्चों से नफरत करते हैं। मुझे क्या पता था कि ऐसा बच्चों से नफरत करने वाला इंसान मेरे पड़ोस में रहता है। उसकी बातें सुनकर मुझे यकीन ही नहीं हुआ। उस वक्त हाव हाव का चेहरा काला पड़ चुका था। 1 सेकंड की देरी भी उसकी जान ले सकती थी, और आज वो कह रही थी बस थोड़ा सा चोक हुआ था। झांग यारू गुस्से से बोली, हाँ, सिर्फ बबल टी पीते वक्त पर्ल अटकी थी, लेकिन तुमने जानबूझकर उसकी पसली तोड़ दी। मुझे लगता है तुम पहले से ही हाव हाव से जलन रखते थे। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले उसका पति मेरे दरवाजे को रोककर खड़ा हो गया। मैंने हाव हाव से खुद पूछा है। उसने कहा कि तुम उसे इतनी जोर से पकड़े हुए थे कि उसे सांस ही नहीं आ रही थी। अगर तुम बीच में नहीं आते तो वो खुद ही पर्ल बाहर निकाल लेता। बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, चुपचाप पैसे दे दो। ये सुनकर मुझे लगा जैसे मैं कोई मजाक सुन रहा हूं। मैं कुछ समझ ही नहीं पाया था कि हाव हाव का बाप मुझे धक्का देकर मेरे ही घर में घुस गया और सोफा पर बैठ गया। ट्रीटमेंट और बाद की रिकवरी मिलाकर पूरे 1 लाख युआन लगेंगे। 1 पैसा भी कम नहीं होगा। अगर पैसे नहीं दिए तो मैं यहीं तुम्हारे घर में बैठा रहूंगा। मुझे ये सब इतना बेकार और बेहुदा लगा कि मैंने तुरंत उनसे बहस शुरू कर दी। बहस धीरे धीरे धक्का मुक्की में बदल गई। दोनों पति पत्नी मुझे धक्के देने लगे और हाव हाव के बाप ने मुझे जोर का थप्पड़ भी मार दिया। इस अफरा तफरी में उन्होंने मुझे खिड़की की तरफ जोर से धक्का दिया और फिर मैं सीधा नीचे गिर गया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं फिर से उसी दिन वापस आ चुका था। इस बार दरवाजे पर पहले से भी ज्यादा जोर से नॉकिंग हो रही थी, लेकिन मैं अपनी जगह से बिल्कुल नहीं उठा। मैंने सोचा इन लोगों को अपने किए की सजा खुद भुगतनी चाहिए, किसी और पर इनके बच्चे की जिम्मेदारी नहीं है। मैं ऐसे ही दोस्तों के साथ गेम खेलता रहा। वॉइस चैट में हम 4 लोग थे। सब ये गवाही दे सकते थे कि मैं पूरी दोपहर हेडफोन्स लगाकर गेम खेल रहा था और बाहर की आवाज सुन ही नहीं सकता था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। जब हाव हाव के गले में पर्ल अटके हुए करीब 20 मिनट हो गए, तब मैंने आराम से अपने मोबाइल में डोर कैमरा का ऐप खोला। लाइव सीसीटीवी देखते ही सब कुछ साफ नजर आ गया। हाव हाव अब दम घुटने की वजह से जमीन पर गिरा पड़ा था। उसका चेहरा पूरी तरह काला पड़ चुका था। उसके हाथ अकड़ कर सिकुड़ गए थे और पैर सीधे तन गए थे। उधर झांग यारू एक हाथ से एम्बुलेंस को फोन कर रही थी और दूसरे हाथ से हाव हाव को घसीटकर लिफ्ट की तरफ ले जा रही थी। तभी नीचे से एम्बुलेंस के सायरन की आवाज सुनाई देने लगी। हाव हाव सिर्फ 5 साल का था, लेकिन बहुत ही शरारती था। वो कॉलोनी के कुछ और बदमाश बच्चों के साथ मिलकर रोज लिफ्ट में शैतानी करता था। ग्राउंड फ्लोर पर लिफ्ट बुलाकर उसके बाद सारे फ्लोर्स के बटन्स दबा देता ताकि लिफ्ट हर फ्लोर पर रुकती रहे। इसी वजह से एम्बुलेंस के मेडिकल स्टाफ नीचे ही फंस गए और ऊपर नहीं आ पा रहे थे। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि सोसाइटी के प्रॉपर्टी मैनेजर ने ओनर्स ग्रुप में मैसेज भेजा। सभी रेजिडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों का ध्यान रखें, लिफ्ट के सारे बटन्स मत दबाने दीजिए।
लेकिन ग्रुप में कुछ लोग उल्टा उसका सपोर्ट करने लगे। अरे बच्चे थोड़ी मस्ती कर रहे हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ, बच्चे भी तो रेजिडेंसी हैं, क्या आप रेजिडेंस लिफ्ट भी यूज नहीं कर सकते? प्लीज बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन मत कीजिए। आजकल लोग कितनी छोटी बात का भी इशू बना देते हैं। लिफ्ट पब्लिक फैसिलिटी है। बिल्कुल मजबूर होकर ज़ैंग यारू ने ग्रुप में बार बार मैसेज भेजा, प्लीज कोई लिफ्ट के बटन्स मत दबाओ, मेरा बेटा मर जाएगा। तब जाकर ग्रुप शांत हुआ। डोर कैमरा के सीसीटीवी में मैंने देखा कि ज़ैंग यारू वीडियो कॉल पर इमरजेंसी डॉक्टर से बात कर रही थी। फोन के दूसरी तरफ से डॉक्टर की घबराई हुई आवाज आई, बच्चे की कंडीशन अब कैसी है? जल्दी हाइमलिक मैनूवर ट्राई कीजिए और उसके गले में फंसी चीज बाहर निकालिए। ज़ैंग यारू घबराकर बोली, हाइम क्या? मुझे कुछ नहीं आता। डॉक्टर ने तुरंत पूछा, घर में कोई और फैमिली मेंबर या पड़ोसी है जो हेल्प कर सके? तभी उसे अचानक मेरी याद आ गई। वो मेरे दरवाजे पर और जोर जोर से थपथपाने लगी। शाओलिन, दरवाजा खोलो, मुझे पता है तुम घर पर ही हो। तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? तुमने मेरे बेटे को मरने के लिए क्यों छोड़ दिया? इसी बीच ओनर्स ग्रुप में किसी ने मैसेज किया, बुरा हो गया, लिफ्ट खराब हो गई है, पिछले काफी देर से 25th फ्लोर पर ही अटकी हुई है। बाहर डॉक्टर की आवाज अभी भी फोन पर आ रही थी, लिफ्ट अभी तुरंत ठीक नहीं होगी, टाइम बचाने के लिए हम सीढ़ियों से ऊपर आ रहे हैं, आप बच्चे को लेकर नीचे उतरना शुरू कीजिए। ज़ैंग यारू ने पूरी ताकत लगाकर हाव हाव को उठाना चाहा, लेकिन हाव हाव का वजन लगभग 80 जिन था। वो अकेली उसे हिला भी नहीं पा रही थी। इसी वक्त मेरी गेम भी खत्म हो गई। स्क्रीन पर विक्ट्री लिखा हुआ देखकर मैंने चैन की सांस ली। मैंने सोचा अब वक्त आ गया है ज़ैंग यारू को आखिरी झटका देने का। थोड़ी देर बाद वो मुझे देखते ही चीखने लगी, मुझे पता था तुम घर पर ही थे, तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? तुमने मेरे बेटे को मरने के लिए क्यों छोड़ दिया? मैंने अपने चेहरे पर उसके नाखून के निशान को छूते हुए मासूमियत से कहा, तुमने दरवाजा खटखटाया था, मुझे सच में कुछ सुनाई नहीं दिया। मैं पूरा टाइम हेडफोन्स लगाकर दोस्तों के साथ गेम खेल रहा था, वो सब मेरे विटनेस है। और वैसे भी हाव हाव के माँ बाप तुम हो, अगर बच्चे के साथ कुछ हुआ है तो उसका इल्जाम मुझ पर क्यों लगा रही हो? लेकिन वो बिल्कुल नहीं मानी। मुझे कुछ नहीं सुनना, आज मैं तुझे मार डालूंगी, तू मेरे बेटे की मौत का जिम्मेदार है। ये कहकर वो दोबारा मुझ पर झपटी। तभी फोन के दूसरी तरफ इमरजेंसी डॉक्टर जोर से चिल्लाया, ये लड़ने का वक्त है क्या? हम सीढ़ियों से ऊपर आ रहे हैं, जल्दी बच्चे को नीचे लेकर आओ। तब जाकर उसने मुझे छोड़ा। जाते जाते वो दांत पीसकर बोली, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया ना तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तब तक हाव हाव लगभग बेहोश हो चुका था। पर्ल गले में फंसे हुए 20 मिनट से ज्यादा हो चुके थे। चाहे हवा के लिए थोड़ी सी जगह बची भी हो, इतनी देर तक ऑक्सीजन ना मिलने के बाद अगर बच भी गया तो शायद कभी नॉर्मल ना हो पाता। डॉक्टर के बार बार कहने पर मैंने हाव हाव का एक हाथ पकड़ा और ज़ैंग यारू के साथ उसे सीढ़ियों की तरफ ले जाना शुरू किया। जैसे ही हम स्टेयरकेस में घुसे, सामने कई बड़े बड़े टॉय कार्स रास्ता रोककर खड़ी थीं। ज़ैंग फैमिली ने आसानी के लिए हाव हाव की टॉय कार, वॉकर और स्कूटर सब स्टेयरकेस में ही रख दिए थे। पूरी इमरजेंसी एग्जिट उनके सामान से ब्लॉक थी। मैंने उन्हें पहले भी कई बार प्यार से समझाया था, लेकिन उन्होंने कभी मेरी बात नहीं सुनी। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट भी कई बार समझाने आया था, लेकिन ज़ैंग यारू का स्वभाव इतना झगड़ालू था कि वो सबसे लड़ पड़ती थी। आखिर में मैनेजमेंट ने भी हार मान ली। जैसे ही मैंने उन टॉय कार्स पर कदम रखा, धड़ाम, मैं जोर से फिसलकर सीधा जमीन पर गिर पड़ा। मेरी दर्द भरी चीख पूरे स्टेयरकेस में गूंज उठी और फोन पर डॉक्टर ने भी सुन ली। डॉक्टर ने तुरंत पूछा, सब ठीक है? मैं दर्द से कराहते हुए खड़ा हुआ और बोला, मैं ठीक हूं, बस स्टेयरकेस में पड़ी टॉय कार से टकरा गया था, कोई बात नहीं, चलिए नीचे चलते हैं। ताकि मेरी चोट और असली लगे, मैंने जानबूझकर सबसे सख्त टॉय कार से अपना घुटना टकरा दिया। मेरा घुटना तुरंत छिल गया और खून निकलने लगा। पीछे ज़ैंग यारू जोर जोर से चिल्लाने लगी। मैं और भी दर्द भरी आवाज में बोला, सॉरी सिस्टर ज़ैंग, मैं अभी उठता हूं, आप फिक्र मत कीजिए, चाहे मुझे रेंग कर ही क्यों ना जाना पड़े, मैं हाव हाव को नीचे जरूर लेकर जाऊंगा। मैं हाफते हुए और दर्द से कराहते हुए सीढ़ियां उतरता रहा। लिफ्ट खराब होने की वजह से नीचे पहले ही बहुत सारे रेजिडेंट्स जमा हो चुके थे। भीड़ में किसी ने कहा, यह सब इनके अपने कर्मों का फल है। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कितनी बार मना कर चुका था कि स्टेयरकेस में सामान मत रखो, लेकिन इन्होंने कभी किसी की नहीं सुनी। दूसरा बोला, इनका बस चले तो पूरी बिल्डिंग अपने सामान से भर दें। कुछ लोग ज़ैंग यारू को दोष दे रहे थे और कुछ मेरी तारीफ कर रहे थे। शाओलिन कितना अच्छा लड़का है, खुद इतना जख्मी हो गया फिर भी बच्चे को बचाने में लगा हुआ है। किसी और ने कहा, अपने बच्चे का ध्यान खुद नहीं रखते और बाद में पड़ोसियों पर चिल्लाते हैं। बिल्कुल, किसी ने मदद की तो वो उसकी मेहरबानी है, जिम्मेदारी नहीं। हम एक एक फ्लोर उतरते गए। आखिर 18th फ्लोर पर हमें इमरजेंसी मेडिकल टीम मिल गई। मेरी सांसें बुरी तरह फूल रही थी। जैसे ही मैंने हाव हाव को डॉक्टर्स के हवाले किया, मैं भी थककर वहीं जमीन पर बैठ गया। लेकिन मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ था, मुझे अपना आखिरी एक्ट भी पूरा करना था। न जाने कितनी और सीढ़ियां उतरने के बाद हम आखिर ग्राउंड फ्लोर पहुंच गए। डॉक्टर्स ने तुरंत हाव हाव को स्ट्रेचर पर लिटा दिया। लीड डॉक्टर ने उसकी नब्ज चेक की, फिर ईसीजी मॉनिटर लगाया। सबकी नजरें मशीन पर टिक गईं, लेकिन मॉनिटर पर सिर्फ एक सीधी लाइन दिख रही थी। कुछ पल बाद डॉक्टर ने धीरे से सर हिलाकर कहा, बच्चा बहुत देर तक सफोकेशन में रहा, हमें अफसोस है, फैमिली हिम्मत रखे। मैं वहीं जमसा गया। मेरे चेहरे पर यकीन न कर पाने वाला एक्सप्रेशन था। नहीं, ये नहीं हो सकता, हाव हाव कैसे मर सकता है? मेरी आंखों से आंसू मोतियों की तरह गिरने लगे। मैं रोते हुए बोला, हाव हाव एक बार आंखें खोलो, भैया तुम्हारे लिए कैंडी खरीदेगा। मैं इतना रोया कि मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। सब मेरी गलती है। आज मैं घर पर गेम खेल रहा था, इसलिए मुझे तुम्हारी मम्मी की नॉकिंग सुनाई नहीं दी। अगर मैं गेम नहीं खेल रहा होता तो शायद ये सब कभी नहीं होता। इस तरह मैंने बहुत चालाकी से हाव हाव की मौत की असली वजह सबके सामने रख दी। मैं इतना रोया कि लग रहा था जैसे बेहोश हो जाऊंगा। तब कॉलोनी के लोग मेरे पास आए और मुझे तसल्ली देने लगे। शाओलिन, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। हाँ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। एक पड़ोसी बोला, अगर किसी को दोष देना है तो उसके माँ बाप को दो। 5 साल के बच्चे को बबल टी पिलाने का आइडिया भी कैसे आ गया इन्हें?
ये सुनते ही जैंग यारू एक पागल जानवर की तरह मुझ पर झपटी। लिन जुंजे, सब तेरी वजह से हुआ, तूने ही मेरे बेटे को मारा। तू घर पर था, फिर बाहर क्यों नहीं आया? तुझे मेरी नॉकिंग जरूर सुनाई दी थी। वो मेरे कपड़े फाड़ने लगी और मेरे बालों का एक गुच्छा तक नोच डाला, लेकिन मैंने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया। मैं बस रोते हुए बार बार कहता रहा, सब मेरी गलती है, सब मेरी ही गलती है। मुझे दोस्तों के साथ गेम नहीं खेलना चाहिए था। ये देखकर आसपास के पड़ोसियों से रहा नहीं गया। उन्होंने जैंग यारू को जोर से खींचकर मुझसे अलग किया। एक पड़ोसी गुस्से में बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे बेटे के साथ जो हुआ उसमें तुम्हारे पड़ोसी की क्या गलती है? माँ बाप होने के नाते पहली जिम्मेदारी तुम्हारी थी। दूसरा बोला, जरा शाओलिन की हालत देखो, खुद घुटना फोड़ बैठा, फिर भी तुम्हारे बेटे को 35th फ्लोर से उठाकर 18th फ्लोर तक ले आया। इतनी मेहनत की और तुम उसी को दोष दे रही हो। इतना भी एहसान फरामोश मत बनो। मेरे घुटने से खून बह रहा था और सारे पड़ोसी मेरी तरफदारी कर रहे थे। मैं जमीन पर बैठ गया और भी जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। सब मेरी गलती है, मुझे हेडफोन्स लगाकर गेम नहीं खेलना चाहिए था। अगर मैं जैंग यारू दीदी की नॉकिंग सुन लेता तो शायद। जब मैंने देखा था कि वो हाव हाव को बबल टी पिला रही हैं, तब मुझे उन्हें रोक देना चाहिए था और मुझे सीढ़ियों में गिरना भी नहीं चाहिए था। अगर मैं नहीं गिरता तो शायद हाव हाव के लिए कुछ और वक्त बच जाता। मैं जितना बोल रहा था उतना ही दुखी दिख रहा था। आखिर मैं वहीं बेहोशी जैसी हालत में गिर पड़ा। मेडिकल स्टाफ ने मेरी जांच की और गहरी सांस लेकर बोला, सर प्लीज शांत हो जाइए, आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। लेकिन जैंग यारू अब भी गुस्से से भरी हुई थी। वो दोबारा मुझे थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ी। ये सब नाटक कर रहा है। इसी वक्त प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के लोग सीसीटीवी फुटेज लेकर आ गए। जैंग यारू ने तुरंत अपना निशाना बदल दिया। वो प्रॉपर्टी मैनेजर पर टूट पड़ी। हम हर साल इतनी मेंटेनेंस फीस देते हैं, फिर इमरजेंसी के वक्त लिफ्ट कैसे खराब हो गई? मेरे बेटे की मौत के जिम्मेदार तुम लोग हो। मैं तुम सब पर केस करूंगी। प्रॉपर्टी मैनेजर ने ठंडे लहजे में कहा। लिफ्ट खराब होने की असली वजह मिल चुकी है। उसने सीधा जैंग यारू की तरफ देखते हुए कहा, आज सुबह आपके बेटे चेन जी हाओ ने लिफ्ट के अंदर पेशाब किया था, उसी से वायरिंग शॉर्ट सर्किट हो गई। ये सुनते ही जैंग यारू का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, ये झूठ है, मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता। प्रॉपर्टी मैनेजर ने बिना कुछ कहे सीसीटीवी वीडियो चला दिया। फुटेज में साफ दिख रहा था। सुबह लगभग 10 बजे हाव हाव हाथ में बबल टी लेकर लिफ्ट के पास घूम रहा था। उसने एक बड़ा सिप लिया, फिर लिफ्ट का बटन दबाया। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, उसने सीधा लिफ्ट के गैप में पेशाब कर दिया और फिर हंसता हुआ वहां से भाग गया। सिर्फ 5 मिनट बाद वही सीसीटीवी दिखाता है कि जैंग यारू हाव हाव को गोद में लेकर लिफ्ट के पास आती है और एम्बुलेंस को फोन करती है। सबूत इतना साफ होने के बाद भी जैंग यारू मानने को तैयार नहीं थी। वो चीख कर बोली, ये सब एआई से बनाया हुआ फेक वीडियो है। तुम लोग अपनी गलती छुपाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। प्रॉपर्टी मैनेजर ने बेचैन होकर और भी वीडियोस दिखा दिए। आपका बेटा रोज लिफ्ट में उछल कूद करता था, लिफ्ट के गैप में कचरा फेंका करता था और सब बच्चों को सारे बटन्स दबाने के लिए उकसाता था। सिर्फ इसी हफ्ते वो 3 बार लिफ्ट में पेशाब कर चुका है। सीसीटीवी में हाव हाव लिफ्ट के बटन्स पर थूकता हुआ, गैप में कचरा फेंकता हुआ और दूसरे शरारती बच्चों के साथ हर फ्लोर का बटन दबाता हुआ साफ नजर आ रहा था। तब बाकी बच्चों के पेरेंट्स भी बोल पड़े, हमारा बेटा पहले बहुत सीधा था, ये सब हाव हाव से ही सीखा है। मेरा बच्चा कभी लिफ्ट के बटन्स नहीं दबाता था, चेन जी हाव ही सबको बोलता था। बच्चे झूठ नहीं बोलते, हाव हाव वाकई बहुत शरारती था, जैसी करनी वैसी भरनी। जब सब लोग उसकी बुराई करने लगे तो जैंग यारू पूरी तरह टूटकर जमीन पर बैठ गई। उसका सफेद पड़ा चेहरा देखकर मेरे दिल में बदले की एक ठंडी सी खुशी दौड़ गई। तभी हाव हाव का पिता चेंजुन वहां पहुंच गया। उसने सफेद कपड़े से ढकी अपने बेटे की लाश देखी। अगला ही पल उसने उठकर जैंग यारू को जोर का थप्पड़ मार दिया। लाल आंखों से गुस्से में चिल्लाया, तुम घर पर बच्चे का ध्यान कैसे रखती थी? एक ही बेटा था, उसे भी संभाल नहीं पाई। ये कहकर उसने लगातार कई थप्पड़ और मार दिए। जैंग यारू हैरान रह गई। अपना गाल पकड़कर बस इतना ही कह पाई, नहीं मेरी गलती नहीं है। भीड़ में किसी ने धीरे से कहा, इतने छोटे बच्चे को बबल टी पिलाना ही बेवकूफी थी, पता नहीं माँ बाप क्या सोचते हैं। ये सुनते ही चेंजुन और भड़क गया। उसने जैंग यारू के पेट में जोर की लात मार दी। पड़ोसियों ने तुरंत बीच बचाव करके उसे रोक लिया और मैं ये पूरा तमाशा देखकर अंदर ही अंदर ठंडी मुस्कान के साथ हंस रहा था। हाव हाव का अंतिम संस्कार जल्द ही हो गया। बाद में पता चला कि जैंग यारू और चेंजुन अब प्रॉपर्टी मैनेजमेंट और बबल टी शॉप दोनों पर केस करने की तैयारी कर रहे थे। उनका कहना था कि उस दिन लिफ्ट खराब होने की वजह से रेस्क्यू लेट हुआ और बबल बी शॉप ने कप पर यह वार्निंग नहीं लिखी थी कि ये ड्रिंक छोटे बच्चों के लिए नहीं है, इसलिए वो 20 लाख युआन का मुआवजा मांग रहे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने उस डिलीवरी बॉय पर भी केस करने का सोचा जिसने उस दिन बबल टी उनके घर पहुंचाई थी। उनका कहना था कि घर में छोटा बच्चा देखकर बबल टी डिलीवर क्यों की। बाद में लॉयर ने समझाया कि डिलीवरी बॉय की ऐसी कोई लीगल ड्यूटी नहीं होती। तब जाकर उन्होंने उसका पीछा छोड़ा। पड़ोसी मजाक में कहते थे, अगर लॉयर न रोकता तो ये दोनों पूरी बिल्डिंग पर ही केस कर देते। उन्होंने हाव हाव की अस्थियां बिल्डिंग के नीचे रख दी और रोज वहीं बैठकर चीखते चिल्लाते रहते, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से इंसाफ मांगते। उधर मैं दुखी होने का बहाना बनाकर 1 हफ्ते के लिए अपने दोस्त के घर चला गया। 1 हफ्ते बाद जब मैं वापस सोसाइटी आया तब भी लोग उस अजीब माँ बाप की ही बातें कर रहे थे। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ने भी उल्टा जैंग यारू और चेंजुन पर पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का केस कर दिया था। दोनों तरफ से जबरदस्त कानूनी लड़ाई चल रही थी। घर लौटते वक्त मेरी मुलाकात सीढ़ियों में चेंजुन से हो गई। सिर्फ 1 हफ्ते में ही वो काफी दुबला पड़ गया था। उसके घर में 3 पीढ़ियों बाद हाव हाव ही इकलौता बेटा पैदा हुआ था। उसने हमेशा हाव हाव की हर जिद पूरी की थी, इसलिए उसकी मौत का सबसे बड़ा सदमा भी उसी को लगा था। मैं उदास चेहरा बनाकर बोला, चेन भाई हिम्मत रखिए। फिर मैंने जानबूझकर अपने चेहरे का जख्म उससे दिखाया। उसने शर्मिंदगी से कहा, सॉरी, मेरी वाइफ उस दिन बहुत इमोशनल हो गई थी। मैं मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं, जैंग दीदी ने जानबूझकर थोड़ी किया था। फिर मैंने बिल्कुल कैजुअली पूछा, वैसे जैंग दीदी ठीक है ना? मुझे डर लग रहा है कहीं वो इतने बड़े सदमे के बाद कोई गलत कदम न उठा ले। चेंजुन कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला,
शुक्रिया। अभी हम मैंने तुरंत बात को और हवा दी और बोला, हाँ भाई, जरूर इंसाफ मिलना चाहिए और उस डिलीवरी बॉय पर भी केस करना चाहिए। चेन चुन ने दांत भींच कर कहा, हम वही करना चाहते हैं, लेकिन लॉयर कह रहा है कि डिलीवरी बॉय पर केस नहीं बनेगा, उसकी वार्निंग देने की कोई लीगल ड्यूटी नहीं थी। मैं हैरान बनकर बोला, अरे ऐसा कैसे, उस पर तो जरूर केस होना चाहिए। उस दिन जब वो बबल टी डिलीवर करने आया था, जैंग दीदी ने ऑर्डर रिसीव किया था, लेकिन हाव हाव ने तुरंत कप छीन लिया था। तब डिलीवरी बॉय ने साफ कहा था, छोटे बच्चे ये मत पिए। फिर भी उसने देखा कि जैंग दीदी हाव हाव को बबल टी दे रही हैं और कुछ नहीं किया। मेरी बात सुनते ही चेन चुन के चेहरे का रंग उड़ गया। वो हकलाते हुए बोला, तुम कह रहे हो मेरी वाइफ ने खुद ऑर्डर रिसीव किया था? मैं बिल्कुल मासूम बनकर बोला, हाँ, हमारे घर के बाहर सीसीटीवी लगा हुआ है ना, मैंने बाद में सब देख लिया था। ये सुनते ही चेन चुन ने तुरंत मुझसे वो सीसीटीवी फुटेज दिखाने की रिक्वेस्ट की। मैंने वीडियो चला दिया। 20 नवंबर सुबह 9:45 पर सीसीटीवी में हाव हाव कॉरिडोर में फुटबॉल खेल रहा था। तभी डिलीवरी बॉय बबल टी लेकर ऊपर आया। 2 मिनट बाद जैंग यारू घर से बाहर निकली और उसने ऑर्डर रिसीव कर लिया। हाव हाव ने उत्सुक होकर पूछा, मम्मी ये क्या है? जैंग यारू बोली, बबल टी। डिलीवरी बॉय फोटो खींचकर डिलीवरी कंप्लीट करने ही वाला था कि उसने मुस्कुराते हुए हाव हाव से कहा, बेटा ये छोटे बच्चों के पीने की चीज नहीं है, ये सिर्फ एक अच्छी नियत से दी गई वार्निंग थी। लेकिन हाव हाव ये सुनते ही गुस्से से भड़क गया। उसने फुटबॉल सीधा डिलीवरी बॉय पर दे मारी और चीख कर बोला, मुझे ही पीनी है। फिर उसने गुस्से में जैंग यारू का मोबाइल भी जमीन पर गिरा दिया। मोबाइल गिरते ही जैंग यारू का गुस्सा डिलीवरी बॉय पर निकल गया। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, मेरे बेटे को रुला दिया तुमने, देख लेना तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। किसने कहा कि बच्चे बबल टी नहीं पी सकते? मैं अपने बेटे को जरूर पिलाऊंगी। फिर उसने हाव हाव को प्यार से मनाया, पियो बेटा, जितनी पीनी है उतनी पियो, मम्मी और मंगा देगी। डिलीवरी बॉय हैरान रह गया। फिर भी उसने एक बार और समझाया, मैडम इसमें पर्ल्स हैं, अगर बच्चा गलती से इनहेल कर ले तो बहुत खतरा हो सकता है। लेकिन जैंग यारू ने उसकी बात काट दी, तुम अपना काम करो, इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं, एक डिलीवरी बॉय होके मुझे सिखाओगे, ज्यादा बकवास की तो तुम्हें बैड रिव्यू दे दूंगी। डिलीवरी बॉय बेचारा चुपचाप वहां से चला गया। वीडियो के आखिरी सेकंड में कॉरिडोर में जैंग यारू की आवाज सुनाई दी, पियो बेटा, अगर और पीनी हो तो मम्मी और ऑर्डर कर देगी। वीडियो खत्म होते ही चेन चुन का चेहरा और भी उतर गया। मैं फिर भी बिल्कुल सीधा साधा बनकर बोला, देखा, डिलीवरी बॉय को पता था कि छोटे बच्चे बबल टी नहीं पीते, अगर उसने उस दिन थोड़ा और जोर दिया होता। मैं धीरे से खुद से बात करने का नाटक करते हुए बोलता रहा। चेन चुन का चेहरा और भी सख्त होता जा रहा था। मैंने फिर आग में घी डाला और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट पर भी केस होना चाहिए, अगर स्टेयरकेस में इतना सामान ना पड़ा होता तो इतनी देरी नहीं होती। ये बोलते हुए मैंने जानबूझकर अपने पैर का निशान दिखा दिया। जब मैं बाहर निकला था तब हाव हाव में अभी भी सांस चल रही थी। अगर लिफ्ट खराब ना होती और स्टेयरकेस सामान से ब्लॉक ना होती तो शायद हाव हाव बच जाता। ये बोलते बोलते मेरी आंखों में आंसू आ गए। कितना प्यारा बच्चा था हाव हाव, कितनी अफसोस की बात है। मैं बोलते बोलते चेन जुन का रिएक्शन देख रहा था। जैसे ही मैंने स्टेयरकेस में पड़े सामान का जिक्र किया, चेन जुन ने अचानक सर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसे अच्छी तरह पता था कि वो सारा सामान किसने रखा था। वो सब हाव हाव की टॉय कार्स, वॉकर और स्कूटर थे जो जांग यारू ने खुद स्टेयरकेस में रख छोड़े थे। हाव हाव के एक्सीडेंट से सिर्फ आधा महीना पहले फायर डिपार्टमेंट इंस्पेक्शन के लिए आया था। तब जांग यारू ने दिखावे करते हुए सारा सामान घर के अंदर रख दिया था। जैसे ही इंस्पेक्शन खत्म हुआ, उसने फिर से सब कुछ स्टेयरकेस में लाकर भर दिया। चेन जुन की आंखें लाल हो गईं। वो कांपते हुए बोला, तुम कह रहे हो हाव हाव के नीचे लाते वक्त उसमें अभी भी सांस चल रही थी? मैंने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ, उसने अपने होंठ भी हिलाए थे। मैंने उसके होंठों का मूवमेंट देखा था। वो पप्पा कहने की कोशिश कर रहा था। मेरी ये बात चंजुन के लिए बिजली की तरह थी। उसके होंठ कांपने लगे। काफी देर तक वो कुछ बोल नहीं पाया। कुछ मिनट बाद वो फूट फूट कर रोता हुआ चिल्लाया, मेरा हाव हाव। इसी वक्त घर के अंदर से जांग यारू बाहर निकली। हाव हाव की मौत के बाद से वो रोज लाइव स्ट्रीम करके इंटरनेट पर रो रो कर सिंपैथी बटोर रही थी। वो कैमरा के सामने रोते हुए कह रही थी, मेरे बेटे के गले में चीज अटक गई थी, हम हॉस्पिटल जा ही रहे थे कि लिफ्ट खराब हो गई। हमारी सोसाइटी की लिफ्ट हमेशा खराब रहती है। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ने मेरे बेटे को मार दिया। मैंने 38 साल की उम्र में इस बच्चे को जन्म दिया था। प्लीज सब लोग इस बेचारी मां की मदद करो। असल में वो पब्लिक सिंपैथी लेकर ज्यादा से ज्यादा कॉम्पेंसेशन हासिल करना चाहती थी, यानी अपने बेटे की मौत को पैसे कमाने का जरिया बना रही थी। जैसे ही उसने मेरी आवाज सुनी, वो मोबाइल लेकर बाहर भागी, कैमरा सीधा मेरी तरफ कर दिया और चीखने लगी, देखो सब लोग, ये है मेरे बेटे का असली कातिल। जब मेरा बेटा मर रहा था तब मैंने इससे मदद मांगी। इसे सब पता था कि बच्चे को कैसे बचाया जाता है, लेकिन इसने जानबूझकर दरवाजा नहीं खोला। ये कहकर वो जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। मैं कितनी देर तक दरवाजा पीटती रही, लेकिन इसने एक बार भी नहीं खोला। मेरा बेचारा हाव हाव। सच्चाई से अनजान व्यूअर्स तुरंत मुझे गालियां देने लगे। कुछ लोग मेरी कंपनी ढूंढकर मुझे जॉब से निकलवाने की बात कर रहे थे। मैंने सही एंगल पकड़कर आंसू बहाए और कहा, हाँ, मेरी गलती है। अगर उस दिन मैं गेम नहीं खेल रहा होता तो शायद हाव हाव नहीं मरता। अगर मैंने हेडफोन्स ना पहने होते तो जांग दीदी की आवाज सुन लेता। सब मेरी ही गलती है। मैं बार बार माफी मांगता रहा, लेकिन लाइव स्ट्रीम में कुछ लोग मेरी तरफ से भी बोलने लगे, अरे भाई, बच्चा मरा है तो उसमें पड़ोसी की क्या गलती? उसे कैसे पता होता कि बच्चे के साथ एक्सीडेंट होने वाला है? सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो मां की थी। कोई अपने घर में हेडफोन्स लगाकर गेम खेल रहा था और उसे नॉकिंग सुनाई नहीं दी तो क्या वो कातिल बन गया? तभी टिंग, लिफ्ट का दरवाजा खुला। उसमें से एक डिलीवरी बॉय हाथ में फूड बैग लेकर बाहर निकला। जांग यारू ने उसे देखते ही पहचान लिया। तुम ही मेरे बेटे के कातिल हो। मैं उस डिलीवरी बॉय को अच्छी तरह पहचानता था। ये वही लड़का था जिसने हाव हाव के एक्सीडेंट वाले दिन बबल टी डिलीवर की थी।
दरअसल 1 घंटे पहले मैंने जानबूझकर एक फूड ऑर्डर प्लेस किया था। जब तक जाओ लेई नाम का वही डिलीवरी राइडर ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं कर लेता, तब तक मैं ऑर्डर कैंसिल करता रहा। जैसे ही जांग यारू ने उसे देखा, वो कैमरा लेकर उस पर टूट पड़ी। सब लोग देखो, यही है वो आदमी, इसी ने उस दिन बबल टी डिलीवर की थी। मेरे बेटे की मौत का असली जिम्मेदार यही है, मेरा बेचारा बेटा। जाओ ली पूरी तरह हैरान रह गया। आप कौन हैं? मैं तो आपको जानता भी नहीं। लेकिन जांग यारू की बातें सुनते सुनते उसे धीरे धीरे 1 हफ्ते पहले वाली घटना याद आने लगी। ये बात जाओ लेई से बर्दाश्त नहीं हुई। लाइव स्ट्रीम में लोग उसे लगातार गालियां दे रहे थे, तो उसने भी सीधा जवाब दिया, मैडम आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? उस दिन मैंने बबल टी आपके हाथ में दी थी और साफ मना भी किया था कि इसे बच्चे को मत पिलाइए, लेकिन आपने मेरी बात इग्नोर करके कप उसी को दे दिया और उल्टा मुझे बैड रिव्यू देने की धमकी दी थी। क्या सब भूल गई हैं? जांग यारू तुरंत झूठ बोलने लगी। मैंने हाउ हाउ को बबल टी कब दी? तुमने ही उसके हाथ में दी थी। लेकिन जाओ ले इतनी आसानी से दबने वाला नहीं था। 7 साल से डिलीवरी का काम करते करते उसने एक आदत बना ली थी, हर डिलीवरी का प्रूफ संभाल कर रखना। उसने शांत होकर कहा, आप कह रही हैं कि पड़ोसी के सीसीटीवी फुटेज फेक है। कोई बात नहीं, हमारी कंपनी में हर डिलीवरी की फोटो और वॉइस रिकॉर्डिंग भी सेव होती है। हिम्मत है तो रिकॉर्डिंग चलाकर सुन लीजिए। यह सुनते ही जांग यारू थोड़ी घबरा गई। चेन जुन ने बिना कुछ कहे रिकॉर्डिंग प्ले कर दी। सबके सामने मोबाइल से आवाज आई, हाउ हाउ मम्मी मुझे बबल टी पीनी है, मुझे अभी पीनी है। जांग यारू, पियो बेटा, जितनी पीनी है उतनी पियो। उसके बाद जाओ लेई की आवाज सुनाई दी, मैडम प्लीज छोटे बच्चे को बबल टी मत पिलाइए, इसमें पर्ल्स होती हैं, अगर गले में अटक गई तो बहुत खतरा हो सकता है। फिर रिकॉर्डिंग में जांग यारू की नफरत भरी आवाज गूंज उठी, मुझे अपना बच्चा पालना तुमसे सीखना है क्या? अपनी शक्ल देखी है, सिर्फ एक डिलीवरी बॉय हो। इतनी बेइज्जती के बाद भी जाओ लेई ने 2-3 बार और प्यार से समझाया, लेकिन जांग यारू हर बार उसकी बात काट देती और भी बुरी बुरी बातें बोलती। 2 मिनट बाद लिफ्ट का दरवाजा खुलने की आवाज आई और रिकॉर्डिंग वहीं खत्म हो गई। लाइव स्ट्रीम की कमेंट्स तुरंत बदल गई। असली गलती तो इसी औरत की थी। 5 साल के बच्चे को बबल टी पिलाना पहली बार सुना है। खुद गलती की और इल्जाम दूसरों पर डाल दिया। कितनी घटिया सोच है। इन दोनों पेरेंट्स को सजा मिलनी चाहिए। जब जांग यारू ने देखा कि अब पब्लिक उसके खिलाफ हो गई है, तो वो धड़ाम से जमीन पर बैठ गई। उसने मेरी और जाओ ले की तरफ उंगली दिखाते हुए चीख कर कहा, तुम दोनों मिले हुए हो, वीडियो भी एआई से बनाया है और रिकॉर्डिंग भी फेक है। मेरे बेटे को तुम दोनों ने मारा है, मैं तुम दोनों पर केस करूंगी। जाओ ले ने शांत नजरों से उसकी तरफ देखा और बोला, मैं इन मैडम को जानता तक नहीं हूं। अगर ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगाएंगी तो मेरी कंपनी मेरी तरफ से केस लड़ेगी। आप हमेशा हमें नीचा दिखाती रही हैं। आज आपको पता चल जाएगा कि हम डिलीवरी वर्कर्स भी इतने आसान शिकार नहीं होते। तभी जाओ ले के फोन पर कंपनी का कॉल आ गया। उसने कॉल रिसीव किया। कंपनी ने बताया कि जांग यारू की लाइव स्ट्रीम को 50 लाख लोग देख चुके हैं। उसके झूठे इल्जामों की वजह से कंपनी और डिलीवरी स्टाफ की इमेज को बहुत नुकसान पहुंचा है। कंपनी ने तुरंत ऑफिशियल नोटिस जारी किया और अपने सारे झूठे स्टेटमेंट्स डिलीट करें। कंपनी की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने और डिलीवरी एम्प्लॉय पर झूठे आरोप लगाने के लिए हम लीगल एक्शन लेंगे। ये सुनते ही जांग यारू का चेहरा सफेद पड़ गया। वो गालियां देती हुई जाओ ले की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन उससे पहले ही चटाक चेन जुन ने उसके गाल पर जोर का थप्पड़ मार दिया। उसका आधा चेहरा तुरंत सूज गया। वो हैरानी से चीखी, तुम पागल हो गए हो, मुझे क्यों मार रहे हो? चेन जुन ने खुद को संभाला और मेरी और जाओ ले की तरफ देखकर झुक गया। शाओलिन, जाओ ले, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वाइफ अभी अपने बेटे की मौत के सदमे में है, इसलिए उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा। मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। मैंने तुरंत हाथ हिलाकर कहा, मैं समझ सकता हूं। जाओ ली ने भी गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, लेकिन प्लीज दोबारा मेरे खिलाफ झूठ मत बोलिएगा। चेन जुन ने दांत भींच कर कहा, ऐसा दोबारा नहीं होगा, हम पब्लिक अपॉलॉजी देंगे। उस वक्त उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसमें गुस्सा भी था, शर्म भी थी और नफरत भी। फिर उसने जांग यारू का हाथ पकड़ा और उसे घसीटकर घर के अंदर ले गया। धड़ाम, दरवाजा जोर से बंद हुआ। कॉरिडोर फिर से शांत हो गया। जाओ ले भी लिफ्ट से नीचे चला गया। मैंने आंसू पोंछे हल्की सी मुस्कान दे दी। मेरा प्लान लगभग पूरा हो चुका था। उस रात पड़ोस वाले घर से जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई की आवाज आई। पहले चीजें टूटने की आवाज, फिर एक आदमी के गुस्से भरी चीखें, उसके बाद एक औरत की रोती हुई आवाज। मैं अपने ड्राइंग रूम में टीवी बंद करके आराम से सोफा पर बैठा उनकी लड़ाई सुन रहा था। पिछले आधे महीने में ये सबसे खूबसूरत आवाज थी जो मैंने सुनी थी। मैं अपनी आंखों के सामने सब कुछ इमेजिन कर सकता था। चेन जुन चीख रहा था, सब लोग मना कर रहे थे, फिर भी तुमने हाव हाव को बबल टी क्यों पिलाई? स्टेयरकेस में टॉय कार्स क्यों रखी थी? अगर रास्ता ब्लॉक ना होता तो शायद हमारा बेटा बच जाता। जब उसने पहली बार लिफ्ट में पेशाब किया था तब तुमने उसे रोका क्यों नहीं? पूरी सोसाइटी उसे शरारती बच्चा कहती थी, तुमने कभी उसे सुधारने की कोशिश ही नहीं की। जांग यारू भी हार मानने वाली नहीं थी। वो भी जोर जोर से चीखने लगी, बच्चे को पालने में तुमने कब मदद की? अब हाव हाव मर गया तो सारी गलती मेरी हो गई। उसकी हर जिद तुमने ही पूरी की। अगर मैं बबल टी ना देती तो वो पूरा दिन रोता रहता। और टॉय कार्स तो सालों से वहीं रखी हुई थी, तब तुमने कभी कुछ नहीं कहा। अब सब मेरी गलती हो गई। तुम सिर्फ नाम के बाप थे। चेन जुन भी गुस्से में चीखा, तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। उन दोनों की हर चीख मेरे कानों में किसी खूबसूरत म्यूजिक की तरह गूंज रही थी। मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ और अकेला ही ड्राइंग रूम में वॉल्स डांस करने लगा। घूमते घूमते मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मुझे अपनी पिछली जिंदगी याद आ गई थी। मैंने एक बच्चे की जान बचाई थी, लेकिन बदले में मुझे कातिल बना दिया गया था। कॉलेज से निकलते ही मेरे सर पर 1 लाख युआन का कर्जा थोप दिया गया और आखिर में उन दोनों ने मिलकर मुझे बिल्डिंग से धक्का देकर मार डाला। उस वक्त मैं बार बार सोचता था, आखिर मेरी गलती क्या थी? क्या किसी की मदद करना वाकई गलत था? लेकिन इस नए जन्म में मैंने जवाब ढूंढ लिया था। इस बार मैंने किसी को नहीं बचाया। सुबह लगभग 3 बजे पड़ोस से आती लड़ाई की आवाज अचानक बंद हो गई। उसके तुरंत बाद एक बहुत जोर की धड़ाम की आवाज आई। फिर सोसाइटी में किसी औरत की चीख गूंज उठी।
कुछ देर बाद ओनर्स ग्रुप में मैसेज आया। फ्लैट 3502 में पति पत्नी की लड़ाई के दौरान पति ने गुस्से में पत्नी को खिड़की से धक्का दे दिया। पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। पति ने खुद पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। लोग कुछ देर तक इस बारे में बातें करते रहे और इस तरह ये पूरी दर्दनाक कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। एक हफ्ते बाद मैंने वो सोसाइटी छोड़ दी और एक नए एरिया में शिफ्ट हो गया। कुछ वक्त बाद एक दिन जब मैं सड़क पर चल रहा था, मेरी नजर एक पोनी टेल वाली लड़की पर पड़ी। एक छोटी सी लड़की अपने उड़ते हुए बलून के पीछे भागते भागते सड़क के किनारे पहुंच गई। सामने से एक तेज रफ्तार कार उसकी तरफ बढ़ रही थी। बिना कुछ सोचे समझे मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। लड़की जमीन पर गिर गई और उसके घुटने से तुरंत खून निकलने लगा। उस पल मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मेरी पिछली जिंदगी की सारी दर्दनाक यादें एक बार फिर ताजा हो गईं। मुझे लगा अभी उसके माँ बाप दौड़ते हुए आएंगे और मुझे डांटते हुए कहेंगे, तुमने हमारी बेटी को धक्का क्यों दिया। मैं डर के मारे वहीं जमीन पर बैठा रह गया, बिल्कुल हिले बिना। लेकिन अगले ही पल लड़की की मां ने मुझे उठाया और प्यार से पूछा, बेटा तुम ठीक हो ना। आसपास के लोग भी तुरंत इकट्ठा हो गए। एक आदमी बोला, वाह बेटा तुम बहुत हिम्मत वाले हो। दूसरा बोला, अगर ये लड़का वक्त पर बच्ची को न खींचता तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता। लड़की की मां ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा, चलिए हम आपको हॉस्पिटल ले चलते हैं, सारा खर्चा हम उठाएंगे। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। मैंने जल्दी से हाथ हिलाकर कहा, नहीं सच में मैं बिल्कुल ठीक हूं। फिर भी वो मुझे शुक्रिया के तौर पर 2000 युआन देना चाहती थी। मैंने मुस्कुराते हुए मना कर दिया। तभी किसी ने मेरी मुट्ठी में धीरे से कुछ रख दिया। मैंने नीचे देखा, मेरे हाथ में एक लॉलीपॉप था। वो छोटी सी लड़की अपनी सबसे पसंदीदा लॉलीपॉप मुझे देते हुए प्यारी सी मुस्कान के साथ बोली, भैया थैंक यू मुझे बचाने के लिए। ये मेरी फेवरेट लॉलीपॉप है, मैं ये आपको गिफ्ट कर रही हूं, आप मेरे हीरो हो। बस एक आम सी लॉलीपॉप देखकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। उस पल मुझे लगा जैसे मेरे दिल का एक जम चुका हिस्सा पिघल गया हो। जो दिल इतने दिनों से दर्द और नफरत से भर गया था, उसमें अचानक फूल खिल उठे। और उसी पल मुझे समझ आ गया, शायद भगवान ने मुझे दोबारा जीने का मौका इसलिए दिया था ताकि मैं समझ सकूं कि इस दुनिया में बुराई के साथ साथ अच्छाई भी अभी जिंदा है।